in fulfilling the mandate given to the expert group. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से पहले वो यूआईडीआई में 7 साल के डेपुटेशन पे भी रह चुके हैं। यूआईडीआई जैसे कि आप सबको मालूम है, आधार जो है वो यूआईडीआई का ही बनाया हुआ ब्रेन चाइल्ड है। सो उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। और अब जो इसके अलावा उन्होंने डीओटी और बीएसएनएल में भी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्लानिंग, डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज में भी काम किया है। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक कुमार जी को अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। अशोक। थैंक यू मनीष जी एंड थैंक यू चंडोक सर, लोधा साहब और बाकी स्पीकर्स और सभी पार्टिसिपेंट्स। सो मैं अभी देख सकता हूं कि 100+ पार्टिसिपेंट्स इस समय हैं। शुरू में लगभग 200 या उससे ऊपर थे, तो लोगों की लंच की इच्छा हो गई है। तो ऑलरेडी 12:30, सो आई विल ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। सो लेट मी कनेक्ट माय पीपीटी। So Manish ji, please confirm if my PPT is visible. It's visible and you are audible also. Yeah, thank you Manish. So the topic given to me is evolution of mobile technology to 5G and potential use cases of 5G. So I'll be covering, मैं आज आपको कैसे 1G से 5G मोबाइल कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद 5G की कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसके यूज़ केसेस को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं और इसके कौन कौन सी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज़ है जो इनकी कैपेबिलिटीज़ और यूज़ केसेस को लेकर के आएंगी। और हम डिफरेंट यूजेस सिनेरियो को भी देखेंगे कि क्या क्या यूज़ हो सकता है 5G का। और आज की डेट में 5G कहाँ कहाँ वर्ल्ड वाइड में कितने इंस्टॉलेशंस हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन फ्रॉम 1G टू 5G, कैसे मोबाइल टेक्नोलॉजीज 1G से लेके 5G तक इवॉल्व हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर आप देखें कि जो 1G थी टेक्नोलॉजी वो लगभग 1980 में आई थी और लगभग इसके 10 साल बाद 2G आई और अगले 10 साल बाद 3G और उसके अगले 10 साल बाद 4G 2010 में, और अब हम 2020 में 5G की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसे देखें तो क्या पता चलता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G और अब 5G, और लगभग 10 साल। सो एवरी 10 years देयर इज ए जंप फ्रॉम one generation of mobile technology to other generation of mobile technology। तो हर 10 साल में एक नए टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2G से सीधा 3G में जंप कर गए या 3G से सीधा 4G में जंप कर गए। एक्चुअली 2G फिर इवॉल्व होता है, जैसे ये 2.5G GPRS के साथ हुआ, फिर 2.75G और फिर एक कंटिन्यूस जंप टू 3G हो जाता है 10 साल के अंदर में। तो ऐसे ही हर एक टेक्नोलॉजी के साथ होता है। और जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो इसके बहुत सारे फीचर्स भी इंक्रीज होते हैं। तो वो फीचर 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, 100 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। अलग अलग फीचर्स टेक्नोलॉजी के अलग अलग इवॉल्व होते हैं। वो हम देखेंगे कैसे ये इवोल्यूशन हुआ है जब हम 1G से 5G की जर्नी के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम 1G की बात करें तो 1G में ये जो आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक मोबाइल फ़ोन है उस ज़माने का, 80s का, और ये मोटरोला का फ़ोन है। मोटरोला ने उस समय का वन ऑफ द फेमस फ़ोन है मोटरोला का। सो 1G के फ़ोन में अगर आप देखेंगे कि ये एक एनालॉग नेटवर्क पे काम करता था, एनालॉग टेक्नोलॉजी। आज की युग में हम हर चीज़ डिजिटल यूज़ करते हैं। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही एनालॉग थी, जिसमें जो फ्रिक्वेंसी एलोकेट होती है वो फ्रिक्वेंसी को जस्ट फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में 30-30 किलो हर्ट्ज़ के
छोटे छोटे चंक में बांट देते हैं और बीच में थोड़ा गार्ड बैंड छोड़ के, और इसको यूज़ किया जाता है मोबाइल सिग्नल को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के लिए। तो एक यूज़र केवल यूज़ करता है 30 किलोहर्ट्ज़ एक टाइम में, फिर दूसरा यूज़र दूसरे 30 किलोहर्ट्ज़ चंक को यूज़ करता है। तो ये एक एफडीएमए टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुई थी। तो अगर आप देखेंगे कि मोबाइल का फाउंडेशन 1G के टाइम में ही हो गया था, एक फाउंडेशन। तो वो फाउंडेशन जब बोले तो इसका मतलब ये है कि एक लाइसेंस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में भी और दूसरे कंट्री में भी हर टेलीकॉम ऑपरेटर को लाइसेंस दिया जाता है, या तो ऑक्शन के थ्रू खरीदते हैं या सर्विस के साथ दिया जाता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मॉडल है। तो लाइसेंस स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट 1G के दौरान ही शुरू हो गया था। अमेरिका में जो एफसीसी है उसने मोबाइल के लिए 1G के टाइम में ही स्पेक्ट्रम एलोकेट किया था। और दूसरा, किसी भी सेलुलर मोबाइल का कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रीक्वेंसी रीयूज। जैसे कोई फ्रीक्वेंसी आपने दिया किसी ऑपरेटर को, तो ऐसा नहीं है कि उस फ्रीक्वेंसी को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता है या एक ही जगह यूज़ कर सकता है। तो उसका एक रीयूज का कॉन्सेप्ट है। जब हम सेलुलर नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो एक ही फ्रीक्वेंसी को फिर से दोबारा यूज़ दूसरे या तीसरे बेस स्टेशन में हम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी 1G के टाइम में ही आ गया। और 1G के टाइम में भी मोबिलिटी थी, कार में रख के फ़ोन लेके आप चल सकते थे। ऑल्दो जब आप एक बीटीएस से दूसरे बीटीएस में जाएंगे तो कॉल ड्रॉप हो सकता था, उतनी अच्छी मोबिलिटी नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी केम ड्यूरिंग 1G नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फाउंडेशन ऑफ मोबाइल। सो 1G का जब इवॉल्व हुआ तो एक मोबाइल का फाउंडेशन बन गया। और जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी उस समय यूज़ होती थी, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की, लाइसेंस स्पेक्ट्रम की और मोबिलिटी की, लगभग आज भी वो अलग अलग रूप में जारी है। पर इसमें जैसा मैंने कहा कि एनालॉग टेक्नोलॉजी थी तो वॉइस भी एनालॉग थी, और एनालॉग वॉइस होने की वजह से जो क्वालिटी थी वॉइस की वो भी थोड़ी पुअर थी। और जैसा आपने देखा कि फ़ोन की साइज़ बहुत बड़ी थी, लार्ज फ़ोन साइज़ था, और इसके अंदर में बैटरी की लाइफ भी, आप 2-3 घंटे चल जाए तो बहुत है, और चार्ज करने में 10 घंटे लग जाते थे। तो ये सारी कमियां थी। और पूरे सिस्टम की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी। एक बार में एक ही बंदा बात करा तो फ्रिक्वेंसी ऑक्यूपाइड रहती थी, 30 किलोहर्ट्ज़ का जो चंक है। और रिलायबिलिटी पुअर थी, सिक्योरिटी पुअर थी। तो ये 1G के बारे में थोड़ी सी जानकारी आ गई। अब जब हमने 1G से 2G में मूव किया तो ये करीब 80s में 1G आया था और 90s में 2G आ गया। हमारे देश में थोड़ा देर में आया, पर अगर देखें तो 2G एक्चुअली 90s के दौरान आ गया था। और ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं, बहुत ही नोकिया का, बहुत हम में से बहुत सारे लोगों ने शुरू में इस फ़ोन को यूज़ किया, नोकिया 3310 या इस तरह के दूसरे फ़ोन। तो ये एक 2G का प्रतीक है ये फ़ोन। और अगर नेटवर्क की बात करें तो 1G जैसे एनालॉग टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, 2G जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करता था। वहाँ हमने कहा कि 30 किलोहर्ट्ज़ का एक चैनल होता था, यहाँ 200 किलोहर्ट्ज़ का। तो आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ गई। और ये 200 किलोहर्ट्ज़ को फिर से टाइम में डिवाइड करते थे, TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मैंने देखा कि आज के सेशन में स्किट कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा आइडिया लगेगा कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज़ करके एक 200 किलोहर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी पे आप 8 कस्टमर्स को एक साथ सर्विस दे सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी होने की वजह से। तो इसको ये कहते हैं कि इसके अंदर में डिजिटल वॉइस थी जो बिलियंस ऑफ कस्टमर्स को पहुंच रही थी, और आज भी पहुंच रही है। आज भी इंडिया में 2G के बहुत कस्टमर्स हैं, और वर्ल्ड वाइड भी 2G के बहुत सारे कस्टमर्स आज भी हैं। और जैसा कि एस्टिमेट बताया जा रहा है कि अगले 4-5 साल तक 2G भी अभी रहेगा। सो वो धीरे धीरे ही रिप्लेस होगा नए टेक्नोलॉजीज़ में। और इसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे लोगों के पास अपने देश में 2G वाला फ़ोन है, इस तरह का फ़ोन है जो दिख रहा है। तो ये फ़ोन जो है, अब अगर हमने इस नेटवर्क को सीधा 4G बना दिया या 5G बना दिया तो उनके डिवाइस चलेंगे नहीं और उतने कनेक्शन मर जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे जब सारे कस्टमर्स स्विच कर जाएंगे एक स्मार्टफोन पे जो 4G 5G को सपोर्ट करता है, तभी रिप्लेस कर पाएंगे
सो आपने देखा होगा कि जब जियो ने 4G लॉन्च किया था तो उनको साथ में फ़ोन भी बेचना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो 2G फ़ोन है उनके नेटवर्क में काम नहीं कर सकता था, या 3G फ़ोन उनके नेटवर्क में काम नहीं कर सकता था, तो उनको साथ में मोबाइल फ़ोन भी बंडल करना पड़ा था। तो 2G का नेटवर्क कुछ इस तरह का दिखता है। रेडियो साइड में आपके BTS, BSC और कोर साइड में MSC, गेटवे MSC होता था। पर खास बात यह है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। डिजिटल टेक्नोलॉजी होने की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई। नंबर ऑफ कस्टमर विच कैन बी सर्व इज नाउ मोर कंपेयर टू द 1G नेटवर्क। और उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वो आई मोबिलिटी की। इसका मतलब ये नोकिया वाला फ़ोन लेके आप इंडिया में के कस्टमर हैं तो आप इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, और वहाँ आपने अगर रोमिंग सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका फ़ोन काम करता रहता है। तो ये एक मोबिलिटी, जो वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी आई, वो एक बहुत बड़ा 2G नेटवर्क का फीचर है, जो कि आप पूरे कंट्री में घूम सकते हैं फ़ोन लेके, या बाहर भी जा सकते हैं और आपका फ़ोन चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन और अचीवमेंट रहा 2G का। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है SMS। SMS एक बहुत बड़ा इनोवेशन रहा 2G के दौरान और आज भी कंटिन्यूड है। सो जब SMS आया 2G में तो हम आपस में SMS के ज़रिए छोटे-छोटे मैसेज भेज पा रहे थे। इवन कंपनीज, जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल आ गया है तो इंटीमेशन आ जाता था कि जी आपका बिल आ गया है, या मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स आपके सिम में बैलेंस कितना है वो SMS के जरिए। तो SMS बेस्ड बहुत सारे सर्विसेज आ गई, और आज तो ये बहुत बड़ा एक OTP की तरह यूज़ होता है। आप दूसरे सर्विसेज अवेल करते हैं OTP यूज़ करके SMS। सो SMS हैज़ बीन ए फिनोमिनल टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द 2G टाइम। और अब जैसे जैसे ये चीज़ें होती गई तो अब डेटा की भी ज़रूरत पड़ने लगी। SMS से काम चल नहीं रहा था, तो 2G के दौरान ही ये नेटवर्क को थोड़ा सा और इवॉल्व किया गया, और इसके अंदर में कुछ और नेटवर्क नोड लगाए गए, और जिसको हम लोग GPRS और एज बोलते हैं। तो एक लिमिटेड डेटा भी शुरू हो गया था 2G के टाइम में। और आप देखेंगे कि जब शुरू में GPRS शुरू हुआ था तो हमारी स्पीड 10 kbps, 20 kbps, 30 kbps तक मिलती थी, और वो इवॉल्व होके 171 kbps तक गई। वो सभी लोगों को ये स्पीड नहीं मिलेगा, लेकिन एक नेटवर्क की कैपेसिटी थी। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एन ऑपरेटर इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द डेटा, आपको स्पीड मिलती थी। तो इसको 2.5G कहते हैं। जब थोड़ा सा डेटा आ गया इसके अंदर में तो वो 2.5G हो गया, और GPRS नाम दिया गया। ये इवॉल्व होके फिर एज बना, जिसको हम लोग 2.75G भी बोलने लगे। 2.75G इसका नाम दे दिया हमने। तो ये 384 kbps तक की स्पीड हो गई। और जैसा मैंने कहा कि इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे SMS सपोर्ट करने के लिए एक नया एलिमेंट SMSC आ गया, और डेटा सपोर्ट करने के लिए SGSN, GGSN जैसे नोड और पैकेट डेटा नेटवर्क नोड ऐड करने पड़े ऑपरेटर्स को, तभी आपको ये डेटा मिलना शुरू हो गया। तो ये तो कहानी हो गई 2G की। जैसा मैंने कहा ये 80s के दौरान आया था, और साथ में जैसे 2G इवॉल्व हुआ 2.5G, 2.75G, इसी के दौरान। और ये एक GSM टेक्नोलॉजी की कहानी रही है, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक GSM टेक्नोलॉजी की कहानी रही, जो कि ITSI ने इसका स्पेक लिखा था। इसके पैरेलल में CDMA टेक्नोलॉजी भी चल रही थी अमेरिका, कोरिया और कुछ कंट्रीज़ में, जिसको CDMA 2001X बोला जाता था। वो भी एक 2G टेक्नोलॉजी थी, बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी थी। और वो 2G टेक्नोलॉजी इवॉल्व होके EVDO रिवीजन 0, रिवीजन A, रिवीजन B करके आई, जो कि एक 3G टेक्नोलॉजी मानी गई CDMA टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो जब GSM का इवोल्यूशन हुआ तो अगली बार अब ये सारा काम स्पेक बनाने का 3GPP के पास चला गया, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के पास। तो उन्होंने जब 3G टेक्नोलॉजी बनाई तो उन्होंने CDMA के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। तो जब आप 3G पे जब चलते हैं तो आपको ध्यान होगा कि 3G जब सर्विसेज चालू हुई तो इस तरह के फ़ोन आने लगे। ये एक ब्लैकबेरी का फेमस फ़ोन है, आपको याद होगा। वो 3G के टाइम में आना शुरू हो गया था, और हम लोग इस पर इमेज शेयरिंग या वीडियो कॉल, या अगर आप देखें एक ईमेल की सर्विस जो बहुत ही एक्सक्लूसिव थी ब्लैकबेरी के, यूज़ करने लगे। उसी के दौरान एक एप्पल का भी आईफोन आया था। बहुत सारे फ़ोन आए, मैं 2 आइकनिक फ़ोन दिखा रहा हूँ आपको। एक एप्पल का आईफोन आया था जो कि 3G नेटवर्क को सपोर्ट करता था। तो ये 3G की टेक्नोलॉजीज़ उस समय आई। तो अगर आप नेटवर्क देखें तो नेटवर्क में क्या इवोल्यूशन हुआ जब 3G आया।
क्योंकि अपने को वॉइस कॉल भी सपोर्ट करना था, क्योंकि मेजर कस्टमर्स हेलो हेलो वाले थे, बात करने वाले थे, डेटा के कस्टमर्स इवॉल्व हो रहे थे। तो हमने क्या रखा कि जो कोर में पहले से सर्किट स्विच डोमेन था उसको रखा, और साथ में हमने एक डेटा के लिए पैकेट स्विच डोमेन को ऐड कर दिया। और रेडियो साइड में भी काफ़ी इवोल्यूशन हुआ। पहले जब जिसको हम बीटीएस और बीएससी बोलते थे, 3G में बीटीएस को नोड बोलने लगे और बीएससी को रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर आरएनसी बोलने लगे। तो इस तरीके से ये नेटवर्क बना उनके साइड में, और कुछ कंपोनेंट जुड़ गए जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसके अंदर में जो डिजिटल वॉइस और एसएमएस 2G में थी वो तो इसमें आ ही गई। जो उसमें मोबिलिटी थी वो कंटिन्यूड रही, बिकॉज बैकएंड नेटवर्क सेम 2G का यूज़ हो रहा था, तो जो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट था उसमें कंटिन्यूड रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई वो मोबाइल वेब ब्राउजिंग आ गई। आप वेब पे ही बहुत सारा ब्राउज कर सकते थे, सर्च कर सकते थे। हम सबको याद है जब हमने 3G शुरू किया था, और बहुत सारे धीरे धीरे कुछ एप्लीकेशन का भी दौर शुरू हो गया था। और अब देखेंगे अगर डेटा की, तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो WCDMA यूज़ हुई। जैसा मैंने कहा 3GPP ने CDMA कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। तो दो चीज़ें हुई, जैसे मैंने 1G में बताया था कि वो 30 किलो हर्ट्स का एक चैनल होता था, 2G में ये 200 किलो हर्ट्स का हुआ। यहाँ पे सीधा 5 मेगा हर्ट्स का एक चैनल होता था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम की कैपेसिटी और डेटा की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो 5 मेगा हर्ट्स का एक चैनल होता था, और जिसपे जो अगर आप ITU का रिक्वायरमेंट देखें तो उन्होंने कहा था कि 384 kbps वाला जो भी स्पीड दे सकता है उसको हम 3G कहेंगे। लेकिन 3G इवॉल्व होता रहा। 3G में WCDMA के बाद में HSPA टेक्नोलॉजी आई, और HSPA से आप मतलब पीक स्पीड 7.2 Mbps तक जा सकती थी। ये थियोरेटिकल स्पीड है, जनरली 1-2 Mbps तक लोगों ने एक्सपीरियंस किया। उसी तरीके से HSPA प्लस आ गई। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली WCDMA ही थी। इसके अंदर में बहुत सारे कंप्रेशन टेक्निक यूज़ हुए, बहुत सारे मॉड्यूलेशन के नए टेक्निक यूज़ हुए। जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि क्वैम मॉड्यूलेशन जो होता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसको 4 क्वैम, 16 क्वैम, 32 क्वैम, 64 क्वैम इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर में ये ऑर्डर ऑफ मॉड्यूलेशन बढ़ा दिया गया। इससे होता क्या है कि सेम टाइम और सेम फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेज में आपका ज़्यादा डेटा चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 64 क्वैम यूज़ कर रहे हैं तो एक ही जिसको हम लोग बोलते हैं उसके अंदर में 6 बिट चला जाता है, और सिंपल क्वैम यूज़ करेंगे तो 1 बिट 2 बिट जाता है। तो इस तरीके से नेटवर्क में टेक्नोलॉजीज़ में इवॉल्व होती गई, और ये स्पीड हमारा 71.6 Mbps तक पहुंच गया 3G नेटवर्क के दौरान ही। तो इस जब डेटा आने लगा हमारे मोबाइल में तो हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे कि हम इमेज शेयरिंग करने लगे। वीडियो कॉल की एक फीचर थी 3G में, उसका यूज़ होने लगा। और इस टाइम पे ही मोबाइल डिवाइसेस में GPS का कॉन्सेप्ट आ गया, और जो आपकी लोकेशन जो है वो मोबाइल टावर से भी मिल जाती थी मोबाइल को, और एक GPS सिस्टम से। तो GPS बेस्ड कुछ सर्विसेज, आपको ध्यान होगा कि उस समय नोकिया के फ़ोन में नेविगेशन आता था, जिसको आप कुछ शहरों का इंडिया में जैसे मुंबई का और कुछ जगहों का उन्होंने मैप डाल रखा था। तब गूगल का नेविगेशन उतना पॉपुलर नहीं था, नहीं आया था। नोकिया का और कुछ और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर का आता था, जो आप ऐप के रूप में डाल के और यूज़ कर सकते थे। तो GPS बेस्ड सर्विसेज भी 3G टाइम में ही स्टार्ट हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये 4G में क्या हुआ। तो 4G तो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, और स्मार्टफोन है, स्क्रीन साइज़ बढ़ने लगी अगर आप देखें, और बहुत सारे फीचर आ गए, मोबाइल ऐप का ज़माना आ गया। तो इसके अंदर में अगर आप उसके नेटवर्क को देखें तो ये उनका एक नेटवर्क है। तो नेटवर्क बताने से पहले मैं फिर बताऊंगा कि जैसा मैंने बताया था 1G में 30 किलो हर्ट्स का आपका फ्रिक्वेंसी का चैनल होता था, फिर 2G में 200 किलो हर्ट्स, और 3G में 5 मेगा हर्ट्स था। 4G में ये 20 मेगा हर्ट्स चैनल हम यूज़ कर सकते थे। जो सिस्टम की बैंडविड्थ यूज़ हो सकती थी और 20 मेगा हर्ट्स यूज़ होती थी। और यहाँ पे हमने देखा था कि एनालॉग FDMA टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, यहाँ डिजिटल यूज़ करते थे TDM टाइप का, और यहाँ पे CDMA हमने यूज़ किया। 4G में आते आते हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ किया OFDMA। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे कि
ये करीब आप देखें कि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग OFDMA, सो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी वगैरह बेटर होती है और आप कॉम्पैक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सिस्टम की बैंडविड्थ बढ़ गई। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 4G था वो एक डेटा ओनली टेक्नोलॉजी था। कहने का मतलब इसमें जैसे आपने 3G में देखा कि पैकेट स्विच डोमेन है, सर्किट स्विच डोमेन है, सर्किट स्विच वॉइस के लिए है, पैकेट स्विच डोमेन पैकेट के लिए है या डेटा के लिए है। यहाँ सर्किट वॉइस के लिए कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो अगर खाली प्योर 4G नेटवर्क को देखें, ये सिर्फ ये 2 बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, तो इसके अंदर वॉइस का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसको वॉइस को देने के लिए एक और सिस्टम होता है IMS, वो लगाना पड़ता है। और ये IMS अगर आप अपने आज मोबाइल के ऊपर में देखें तो उसके अंदर में वॉइस का लिख के आता है VoLT, वॉइस ओवर LT। इसका मतलब आपको वॉइस जो है डेटा के रूप में ही नेटवर्क में चलता है और LT डेटा को ही यूज़ कर रहा है। तो और 5G में जाएंगे तो वॉइस ओवर NR लिख के आएगा आगे। तो ये बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी हो गई कि वॉइस का या सर्किट स्विचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई 4G आते आते। और इसके अंदर में आप रेडियो में भी देखेंगे तो BTS BSC को क्लब करके ई नोड भी हमने उसका नाम दे दिया। तो इस तरीके से नेटवर्क में थोड़ा चेंज हुआ। और बाकी वॉइस हमने कहा कि वॉइस ओवर LT हो गया, और मोबिलिटी इसमें भी है, SMS इसमें भी है। इम्पॉर्टेंट बात, इसमें मोबाइल ब्रॉडबैंड आ गया। तो यहाँ पे अगर आप आज भी अगर आप 4G के यूज़र हैं और स्पीड टेस्ट करें, तो जैसे मैं अपने घर में जब करता हूँ तो 30 Mbps 40 Mbps मिल जाता है। पीक स्पीड वैसे 100 Mbps तक भी जा सकती है, और अगर कैरियर एग्रीगेशन यूज़ करें तो 1 Gbps भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्पेक्ट्रम द ऑपरेटर्स हैव डिप्लॉयड इन ए पर्टिकुलर सर्किल और LSA, उस तरीके से स्पीड मिलती है। पर जनरली हम देखते हैं कि 10 Mbps 20 Mbps 40 Mbps कहीं कहीं 50 Mbps तक भी 4G में हमें प्रैक्टिकली स्पीड मिल जाता है। और चूंकि इतना ज़्यादा स्पीड हमें डेटा का मिल रहा है, बहुत ही हाई डेटा रेट है, और स्मार्टफोन भी आ गए, तो अब बहुत सारा मोबाइल ऐप बन गए। बहुत सारे जो अलग अलग डिवाइसेज होते थे, आपकी घड़ी होती थी, रेडियो होती थी, वो सब मोबाइल ऐप बन गए। नेविगेशन रिलेटेड बहुत सारे ऐप आ गए, ओला उबर सब नेविगेशन बेस्ड ऐप हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया का बहुत प्रचार और प्रसार इसलिए भी हो गया कि अब डेटा रेट काफ़ी मिल रहा है। डेटा की ट्राई ने जैसा बताया कि इंडिया में सबसे कम टैरिफ रेट है डेटा का कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। तो इतना चीप है। और अगर आप देखें कई ऑपरेटर्स आपको 100-150 रुपये में या 200 रुपये में रोज़ 1 GB 1.5 GB या 2 GB डेटा दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा है मोबाइल को देखते हुए। और इस वजह से जो है 4G बहुत ही पॉपुलर सर्विस हो गई है। और आज की डेट में हमारे यहाँ जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, सभी ने 4G नेटवर्क को लगाया है। और अभी भी ऑफकोर्स 3G कुछ नेटवर्क हैं कंट्री में और 2G नेटवर्क हैं, उसको एकदम से हटाना मुश्किल है क्योंकि कस्टमर्स के फ़ोन जो 2G हैं वो बंद हो जाएंगे अचानक से। तो पहले धीरे धीरे कस्टमर फ़ोन सस्ते हो रहे हैं, जब उनके पास फ़ोन आ जाएंगे तो हम 2G को बंद कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 5G पे। तो शुरू में आपने देखा होगा कि जो हमारे एक वक्ता थे, स्पीकर थे स्किट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो उन्होंने 5G के बारे में कुछ लाइनें पढ़ी थी, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था कि जो 5th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क है वो बहुत ही नए नए कैपेबिलिटी लेके आएगा। और ये सिर्फ ह्यूमन को कनेक्ट नहीं करेगा, ये आपके हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मशीन को भी कनेक्ट करेगा। तो 5G जब हम बोलते हैं, ये तो ह्यूमन के लिए 5G है, लेकिन ये इसको कई बार कई फोरम पे लोग बोलते हैं इट इज़ ए फर्स्ट जनरेशन फॉर ऑब्जेक्ट एंड मशीन्स। ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ह्यूमन तो यूज़ करेंगे ही, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक डिवाइस, हर एक मशीन भी इसको यूज़ करेगी गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ी बहुत जानकारी मैं दूंगा आगे अपने स्लाइड में। तो अगर आप हाई लेवल 5G का सिस्टम देखें तो बिल्कुल सिमिलर है कि आपका डिवाइस है,
एयर इंटरफेस से ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो BTS BSC आपने या ई नोड भी सुना था, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं। फिर 5G का कोर नेटवर्क है और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं डेटा नेटवर्क से। 4G से ये थोड़ा अलग इसलिए भी है कि यहाँ पे हम डेटा नेटवर्क बोलते हैं और 4G तक में हम पैकेट डेटा नेटवर्क PDN बोलते हैं, इसलिए कि वहाँ सिर्फ IP ट्रैफिक फ्लो करता है 4G में, जबकि 5G में IP ट्रैफिक तो सपोर्ट करेगा ही, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी सपोर्ट करता है जो कि मेनली IoT वगैरह में यूज़ होगा, छोटा छोटा डेटा, तो इसलिए इसको डेटा नेटवर्क बोलते हैं। सो इट कैन कनेक्ट टू एनी डेटा नेटवर्क, बी इट ए PDN नेटवर्क, बी इट एनी अदर काइंड ऑफ डेटा नेटवर्क। और जैसा मैंने बताया कि ये इट विल कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एवरीथिंग टुगेदर इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट एंड डिवाइसेस। अच्छा, इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर बाकियों से अलग कैसे है और आर्किटेक्चर के वजह से ही नए नए इनोवेशंस कैसे हो सकते हैं और इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप देखें कि ब्रॉडली ये इसका एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डायग्राम इसको बोलते हैं। बहुत सारे नॉमेनक्लेचर हैं, मैं थोड़ा एक बार पढ़ दूंगा आपके लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप याद करें, कॉन्सेप्ट को देखें। तो इसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये जब सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर 5G का आया 3GPP के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन को बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया। नीचे वाला बॉक्स में आप यूज़र प्लेन देख रहे हैं, ऊपर वाला बॉक्स में कंट्रोल प्लेन देख रहे हैं। तो जब हम यूज़र प्लेन बोलते हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि जितना भी डेटा है यूज़र से लेके और कोई एप्लीकेशन तक या वाइस वर्सा, अपलोड या डाउनलोड जो भी है, वो सारा यहीं पे फ्लो करता है। यहाँ पे ही एक पाइप बन जाता है, सेशन बन जाता है और यहीं पे डेटा का डाउनलोड में और अपलोड में यहीं पे जाता है, वो कंट्रोल पे नहीं जाता। तो कंट्रोल प्लेन किस लिए है? जैसा नाम बता रहा है कि इसको कंट्रोल करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए, या जब आप रोमिंग करते हैं तो भी आपकी कॉल चलती रही है, इन सबको मैनेज करने के लिए होता है। तो पहले क्या होता था कि जब आप कोई डेटा कॉल करते थे तो पहले ये जाता था कोर में और फिर वापस आता था। मान लीजिए हम दो लोग एक ही जगह पे डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो पहले ये कोर में जाके वापस यहीं आता था, तो पूरी एक लूप होती थी। हो सकता है कोर मुंबई में हो और आप हैदराबाद में बैठे हों या आप भोपाल में बैठे हों, तो ये अननेसेसरी का बैकहॉल लगता था। अब 5G में इन्होंने यूज़र प्लेन को एकदम से सेग्रीगेट कर दिया और कंट्रोल प्लेन को सेग्रीगेट कर दिया। खाली कंट्रोल चैनल ही अलग अलग इंटरफेसेस पे N1 N2 जो आप देख रहे हैं तो बात कर सकता है सिस्टम से, और यूज़र प्लेन हमेशा रहेगा, यूज़र के नज़दीक रह सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें आप देखिए कि यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन अलग होने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब यूज़र प्लेन को यूज़र के नज़दीक रख सकते हैं। जब यूज़र के नज़दीक रख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लेटेंसी कम हो गई, आपका बैकहोल का रिक्वायरमेंट कम होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और नए नए सर्विसेज आप लोकली दे सकते हैं वहीं उसी शहर में, छोटे शहर में, पटना शहर में, रांची शहर में, या इवन और छोटे ज़िलों में अगर हम लेके जाएं यूज़र प्लेन को पहुंचा दें तो वहाँ आप अलग अलग सर्विसेज दे सकते हैं। और आर्किटेक्चर जो है वो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगी। जब हम कहते हैं सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर होगी, पहले आपने देखा होगा कि ये पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर थी, मतलब एक नेटवर्क फंक्शन दूसरे नेटवर्क फंक्शन से बात करने के लिए एक उनका एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपस में बात करते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सब API बेस्ड बात करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर फील्ड से हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो समझेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं, API बेस्ड सिस्टम हो गया। मतलब अब अगर ये एक्सेस एंड मोबिलिटी फंक्शन AMF बात करना चाहता है SMF सेशन मैनेजमेंट फंक्शन से, तो ये एक API कॉल होगी। API कॉल आप जैसे आप ब्राउज़र में HTTP करके लिखते हैं ना, ये उसी तरह का HTTPS टाइप का कॉल है और वो एक दूसरे से बात करें, बड़ा स्टैंडर्ड और सिंपल हो जाता है, बिल्कुल IT वर्ल्ड की तरह। पहले टेलीकॉम वर्ल्ड से ये IT वर्ल्ड की तरफ एक तरीके से आ गया और नेटवर्क फंक्शन आपस में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात हुई कि ये चूँकि API बेस्ड आर्किटेक्चर है
तो बाहर से भी कोई सिस्टम अगर 5G में कनेक्ट करना चाहे, चाहे वो OSS हो, BSS हो, थर्ड पार्टी सर्विसेज हो, तो वो API के जरिए कनेक्ट कर सकता है। और उसके लिए एक नेटवर्क एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है, नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन, जो कि नेटवर्क को बाहर एक्सपोज करता है और API के जरिए कोई और भी सिस्टम इसके अंदर में जुड़ सकता है। मान लीजिए कि कोई एक नई सर्विस ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का आया, वो कोई थर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर वो सर्विस इस मोबाइल ऑपरेटर ने देनी है अपने कस्टमर को, तो वो NEF के जरिए कनेक्ट हो जाएगा, उसका कंट्रोल पार्ट, और यूज़र प्लेन जहाँ रहेगा वहाँ पे एक्चुअल सर्विस ये DN में या क्लाउड में डिप्लॉय हो जाएगी। तो इस तरह के इनोवेशन संभव हो जाएंगे 5G के साथ में, वेर इन थर्ड पार्टी सर्विसेज कैन बी इंटीग्रेटेड। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, इसके अंदर में, कि ये जो नेटवर्क फंक्शन है, ये सारे ये सब हो गए हैं, इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग कर दिया गया। पहले क्या देखते थे हम लोग कि अगर किसी ऑपरेटर ने नोकिया से या एरिक्सन से अपना नेटवर्क खरीदा है, तो वो क्या पर्पस बिल्ट हार्डवेयर और पर्पस बिल्ट सॉफ्टवेयर होता था। मतलब एक डब्बा होता था, उस डब्बे में ही उस नेटवर्क फंक्शन चलता है। अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर आपका नोकिया का है तो आपको नोकिया के पास जाना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी ये दिक्कत थी। तो अभी क्या हुआ कि ये जितने भी नेटवर्क फंक्शन है, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर बन गए। दीज आर नथिंग बट अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, और आप इसको किसी भी हार्डवेयर, कमर्शियली ऑफ द सेल्फ हार्डवेयर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसमें ऑपरेटर को क्या फ़ायदा होगा कि अगर ऑपरेटर के पास अपना डेटा सेंटर है, तो वो बस ये नेटवर्क फंक्शन को बाई करेगा लाइसेंसेस किसी से और डिप्लॉय कर देगा। और अगर चाहता है और रिलायबल बने, तो हो सकता है वो अमेजन वेब सर्विसेज से कुछ क्लाउड हायर करे और कुछ नेटवर्क फंक्शन वहाँ डाल दे। या इंडिया में भी बहुत सारे आजकल डेटा सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई ऑपरेटर्स को कि वो इनको क्लाउड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे नेटवर्क फंक्शन को। और एक और इनोवेशन संभव हो गया कि अगर कोई कंपनी सिर्फ SMF का सॉफ्टवेयर बना दे और उनका बहुत अच्छा रोबस्ट बन गया, तो ऑपरेटर क्या कर सकता है, आप उनके पास जो SMF है अगर कोई ट्रबल दे रहा है, तो उसको नए SMF जो कि एक थर्ड पार्टी ने बनाया डिप्लॉय कर सकता है। तो इसका मतलब हर एक नेटवर्क फंक्शन आप किसी भी कंपनी से खरीद के लगा सकते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि आपको सिर्फ नोकिया एरिक्सन पे डिपेंड नहीं करना है। नया इनोवेशन होता जाएगा। अगर किसी ने बहुत अच्छा फीचर का AMF बना दिया, तो आप एक्सेस मोबिलिटी फंक्शन का सॉफ्टवेयर किसी और से खरीद के लगा सकते हैं। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी, चूंकि इनके इंटरफेसेस सब ओपन है, API बेस्ड हैं, तो ये बड़ा आसान हो गया इन चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो एक 5G आर्किटेक्चर नट सेल में मैंने बताया। अब देखते हैं कि 5G रेडियो में क्या क्या कैपेबिलिटी है। मेनली जो लिमिटेशंस होती हैं वो एयर इंटरफेस की होती है, तो उसके अंदर में क्या क्या फीचर है, और हम लोग इसको 4G से कंपेयर भी करेंगे कि 4G में क्या थियोरेटिकली पॉसिबिलिटीज़ थी और 5G में क्या क्या आ सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इस डायग्राम में 8 पैरामीटर दिए गए हैं जो कि हम 4G और 5G से कंपेयर करेंगे। तो जो आपको ये डार्क ग्रीन सा कलर दिख रहा है, ये 5G का एरिया मानिए, और जो थोड़ा सा लाइट अंदर दिख रहा है वो 4G को मानिए। तो ITU जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उनके टर्मिनोलॉजी में 4G को IMT एडवांस्ड बोलते हैं और 5G को IMT 2020 बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, IMT एडवांस्ड 4G और IMT 2020 5G को बोलते हैं। तो इसके देखते हैं कि पीक डेटा रेट को कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि पीक डेटा रेट 4G में जो था थ्योरेटिकली, जो ITU, इसके अंदर मैं एक और बताना चाहता हूँ आपको कि ITU किसी भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट तय करता है। तो 4G की उन्होंने रिक्वायरमेंट तय करी थी कि उसकी जो पीक स्पीड है थ्योरेटिकली 1 Gbps तक जानी चाहिए, और 5G में उन्होंने डिफाइन किया कि 20 Gbps तक जानी चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर, ये पीक स्पीड है, एक यूज़र एक्सपीरियंस वाला स्पीड नहीं है, ये पीक स्पीड है। तो पीक स्पीड जा सकती है, अगर मान लीजिए एक BTS में सफिशिएंट स्पेक्ट्रम है, एक ही यूज़र है, तो वो 20 Gbps तक वो कर सकता है। आज की डेट में अगर आपने देखा होगा कि लोग 5G लगा के ट्रायल में कोई 1 Gbps, कोई 4 Gbps, कोई 5 Gbps अचीव कर रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम वगैरह यूज़ करके ये ट्रायल्स हो रहे हैं लैब में। पर थ्योरेटिकली इट विल गो अप टू 20 Gbps।
तो ये हुआ स्पीड के बारे में। और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। कहने का मतलब अगर 1 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी है तो उसमें कितना डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर 5G के देखें तो अगर अगर 4G में स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी 1 थी तो यहाँ पे 3 टाइम्स 3x हो गई है। तो एक्चुअली में 5G में कितना है, 30 बिट पर सेकेंड पर हर्ट्ज, मतलब 1 हर्ट्ज में 30 बिट पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है 5G में, जो कि 10 बिट पर सेकेंड पर हर्ट्ज था 4G में। और तीसरी चीज़ें हम देखते हैं यूज़र एक्सपीरियंस डेटा रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज़र का क्या एक्सपीरियंस होगा। और यूज़र एक्सपीरियंस डेटा रेट ITU ने क्या डिफाइन किया है कि अगर आपका कोई सेल है, BTS है, मान लीजिए ये BTS टावर लगा हुआ है, तो अगर इतना एरिया कवर कर रहा है तो उसका एज पे क्या स्पीड मिलना चाहिए। कहने का मतलब वो उतनी स्पीड तो सबको ही मिल जाएगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। जैसे जैसे आप इस सेल के अंदर आएंगे उनकी ज़्यादा मिलेगी, पर एज पे कितना मिलनी चाहिए। तो ये 4G के लिए डिफाइन था 10 Mbps, जो कि मिलता है जनरली आप देखें उतना। तो 5G के लिए 100 Mbps है, जो कि एज पे मिलेगी, यानी कि जैसे आप अंदर आएंगे तो बढ़ती हुई Gbps में पहुंच जाएगी। जैसा कि लोधा साहब ने भी बताया और अरोरा साहब ने बताया कि अब आप कुछ सेकंड में ही एक मूवी डाउनलोड कर सकते हैं जनरली, अगर आप एक गुड कवरेज एरिया के 5G में हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस डेटा रेट की बात हो गई। अब ये होती है कि एरिया ट्रैफिक कैपेसिटी। आप मान लीजिए आप एक घर में हैं और घर में बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, तो उस एरिया में टोटल कितनी स्पीड हम पा सकते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी मिल सकती है, ये एक पैरामीटर है। तो ये 4G में आप देखें तो ये 0.1 Mbps था, जो कि बढ़ के 10 Mbps 5G में हो जाएगा, यानी कि 100 टाइम्स इंक्रीज है इस पैरामीटर पे। लेटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एंड टू एंड कितना टाइम लगना चाहिए डेटा को फ्लो करने में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे कुछ वक्ताओं ने बात की कि कनेक्टेड कार की, या बात की कि रिमोट सर्जरी की, तो ये तभी संभव है जब हमारी लेटेंसी बहुत अच्छी हो। तो 4G में ये 10 मिलीसेकेंड था, 5G में ये 1 मिलीसेकेंड होने जा रही है, तो बहुत 10 टाइम्स इंक्रीज है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कनेक्शन डेंसिटी, यानी कि एक छोटे से एरिया में कितने मोबाइल कनेक्शन या डिवाइसेस हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकली 4G में 1 लाख था 10 टू द पावर 5, यहाँ पे 1 मिलियन हो गया, दैट इज़ 10 लाख के बराबर। यानी कि 10 लाख डिवाइस या नॉर्मल फ़ोन 1 स्क्वायर किलोमीटर में हो तो भी ये सपोर्ट कर देगा हमारा 5G नेटवर्क। तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ पर IoT सेंसर्स टाइप के डिवाइसेस बहुत सारे लगे हों, स्मार्ट सिटी हो, एग्रीकल्चरल फील्ड हो जहाँ IoT का इस्तेमाल हो रहा है। सो इज माय PPT विजिबल और इट हैज़ गॉन आउट? नहीं, अब दोबारा से करना पड़ेगा आपको। ओके ओके। अभी आ रही है? इज इट विजिबल नाउ? यस। ओके। सो हम कनेक्शन डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर में 10 लाख डिवाइसेज 1 स्क्वायर किलोमीटर में हो सकती हैं, जो कि IoT सेंसस डिवाइसेज जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट और मशीन में लगने लगेंगी तो ये काम आएगा। साथ में ऐसे इन्वायरमेंट जैसे कि स्टेडियम है, कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत ही कम एरिया में, तो वहाँ सबने मोबाइल यूज़ करना है, सबने फ़ोटो लेनी है, इमेज शेयरिंग करनी है, तो ऐसे सपोर्ट 5G में बहुत अच्छा होगा। और 5G को ग्रीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अगर 4G में एनर्जी एफिशिएंसी 1x थी तो यहाँ 100x हो रही है, यानी कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट में इतनी चेंजेस की गई हैं कि इट विल बी वेरी वेरी एनर्जी एफिशिएंट। नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो BTS वगैरह है, बल्कि इवन द डिवाइसेस। तो मैं थोड़ी बात करूँगा आगे
अपने स्लाइड में कि कैसे एनर्जी एफिशिएंसी ला सकते हैं, 100 टाइम्स तक एनर्जी एफिशिएंसी आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो IoT और सेंसर डिवाइसेज है जो कि खेत खलिहान में लगेगा या जो कि बहुत बहुत रिमोट एरिया में लगेगा, उसमें जो बैटरी होगी वो 10 साल चलनी चाहिए, 15 साल चलनी चाहिए। ये तभी चलेगी जब पूरा सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इस पे बहुत ही 5G में काम हुआ है और इसीलिए 5G को बहुत कम लोग बात करते हैं, एक ग्रीन टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। और एक और एस्पेक्ट आया रेलवे यूज़ के लिए मोबिलिटी, जैसे कि आजकल बहुत सारी ट्रेन आ रही हैं जिनकी स्पीड अब 500 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच रही है। तो पहले ये जो 4G में 350 किलोमीटर पर आवर तक सपोर्ट था, अब ये 500 तक हो गया और 500 की स्पीड में भी आपको वॉइस मिलेगी और कुछ डेटा मिलेगा। तो ये चीज़ 5G की, तो ये तो 5G और 4G का कंपैरिजन हुआ और क्या क्या हमें इनके रेडियो में कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो चीज़ें बात हुई। तो ये सारी एक ये जो मैंने बताई आपको, ये ITU ने एज ए रिक्वायरमेंट दिया था और ITU जब अपना रिक्वायरमेंट ये 2015 के दौरान जारी हुआ था, तो 3GPP इसके स्टैंडर्ड्स बनाती है या दूसरे SDOs इंडिया में जैसे TSDSI है वो अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और अगर इन रिक्वायरमेंट को मीट कर जाते हैं उनकी जो कैंडिडेट टेक्नोलॉजी है तो सबमिट करते हैं ITU को और ITU उसको इवेलुएट करके और डिक्लेयर करता है कि यस, जो टेक्नोलॉजी आप लेके आए एज SDO स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सो दैट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड एज 5G और IMT 2020। तो आज की डेट में जो 3GPP का रिलीज 15 और रिलीज 16 है, उस टेक्नोलॉजी को ITU ने एक्सेप्ट कर लिया है अभी कुछ दिन पहले कि वो 5G के कैंडिडेट टेक्नोलॉजी है, IMT 2020 के कैंडिडेट टेक्नोलॉजी है। एक इंडिया ने भी काम किया इसमें, इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी 5GI बनाया जो कि TSDSI इंडिया का SDO है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने IIT वगैरह से मिल करके एक 5GI बनाया जो रूरल एरिया किया है के लिए है, जो कि जिसको कहते हैं लार्ज कवरेज बट लो मोबिलिटी। मोबिलिटी कम मिलेगी लेकिन कवरेज ज़्यादा मिलेगा, जैसे इंडिया जैसे रूरल हैं उनके लिए डिज़ाइन किया है। वो 5GI टेक्नोलॉजी भी 3GPP के बेस्ड है पर थोड़े चेंजेस किए हैं इन्होंने। उस चेंजेस को भी ITU ने स्वीकार कर लिया है एज ए वन ऑफ द 5G कैंडिडेट टेक्नोलॉजी। तो ये पहली बार हुआ है कि इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी ITU ने एक्सेप्ट करी है। तो IMT 2020 में 3GPP के टेक्नोलॉजी के अलावा इंडिया का 5GI भी एक एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है। तो अब ये देखते हैं कि 5G में ये से जितनी हमने स्पीड की बात करी, रिलायबिलिटी की बात करी, लेटेंसी की बात करी, वो सबको करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी हैं जो यूज़ हो रही हैं, वो आप एक बार देखें। तो जैसा मिस्टर अरोरा ने एक पढ़ के बताया आपको कि ITU ने कुछ स्पेक्ट्रम बताया कि अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ITU में क्या होता है, उनके यहाँ एक मीटिंग होती है, वो WRC बोलते हैं, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन, और ये हर 4 साल में होती है। तो WRC 19 जो है 2019 में हुई थी, उसमें उन्होंने वो फ्रिक्वेंसीज एलोकेट की थी, जो कि जब ITU एलोकेट करता है तो वो ये नहीं कहता कि 2G के लिए है, 3G के लिए है, वो कहते हैं IMT के लिए है, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए है, IMT के लिए है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज़ हैं जैसे 3GPP, जब वो अपने स्पेक बनाते हैं, जैसे 3GPP ने रिलीज 15 और 16 बनाया, वो डिफाइन करते हैं कि ये वाली टेक्नोलॉजी किस पर्टिकुलर बैंड पे काम करेगी, जो कि एक ITU ने जो बैंड दिया उसका सबसेट होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि 2 फ्रिक्वेंसी रेंज बताए 3GPP ने, FR1 FR2, फ्रिक्वेंसी रेंज 1 और फ्रिक्वेंसी रेंज 2। सो FR1 क्या है, फ्रिक्वेंसी जो आज भी यूज़ हो रही है 2G में, 3G में, 4G में, ये वो रेंजेज हैं। तो 450 मेगाहर्ट्ज से लेके लगभग 7 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को FR1 बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो 2G 3G 4G में स्पेक्ट्रम है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं 5G में अगर खाली है, साथ में 3 नए बैंड डिफाइन कर दिए 5G के लिए, N78, N79 और N77। यहाँ देख सकते हैं ये 3.3 गीगाहर्ट्ज से 3.8 गीगाहर्ट्ज, तो ये सब FR1 में है, 4.4 से 5 गीगाहर्ट्ज। तो फ्रिक्वेंसी रेंज 1, तो इसमें 5G काम कर सकती है, इन एडिशन टू फ्रिक्वेंसीज विच आर ऑलरेडी देयर फॉर 4G एंड 3G एंड 2G। और FR2 में जो डिफाइन किया वो 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 52 गीगाहर्ट्ज
तक है, हालांकि ITU ने आपको 76 गीगाहर्ट्ज तक दिया है। हो सकता है 3GPP आगे आने वाले रिलीजेस में FR3 नाम से उसको लेके आए। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि इसको मिलीमीटर वेव बोलते हैं। तो मिलीमीटर वेव क्यों बोलते हैं कि फ्रिक्वेंसी को जब आप लैम्डा वेवलेंथ में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको मिलीमीटर में आएगा, इसीलिए इसको मिलीमीटर वेव बोलते हैं। तो इसके अंदर में ये जो है 4 नए बैंड डिफाइन किए गए 3GPP के द्वारा, जिसको N258, 257, 261 और 260 बोलते हैं, और इनकी रेंजेज ये हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक सारी फ्रिक्वेंसी बैंड यूज हो रही है, इन बैंड्स के बीच में यूज हो रही है। और ये बैंड्स ज़्यादातर ये बैंड जो है वो TDD है, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग में यूज होने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, FDD में अपलिंक के लिए अलग फ्रिक्वेंसी होता है, डाउनलिंक के लिए अलग होता है। TDD में अपलिंक और डाउनलिंक दोनों एक ही फ्रिक्वेंसी पे की जाती है। तो ये सब TDD बैंड है। और जो पुरानी बैंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसमें से कुछ FDD बैंड है जो 4G में इंडिया में भी यूज होती है, उसमें 5G भी चल सकता है, जैसा कि 3GPP ने बताया है। तो आप देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी रेंजेस बढ़ गई। पहले सिर्फ 7 गीगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी यूज होती थी टेलीकम्युनिकेशन में, अब आप पहुंच के 52 गीगाहर्ट्ज तक चले गए 5G में। तो आपकी बैंड बढ़ गई। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि 1G में 30 किलो हर्ट्ज, 2G में 200 किलो हर्ट्ज, 3G में 5 मेगा हर्ट्ज, 4G में 20 मेगा हर्ट्ज, और यहाँ आके वो बैंडविड्थ और भी बढ़ जाएगी। हम अगले स्लाइड में उसको देख लेते हैं। अब इसमें जैसे हमने कहा कि फ्रिक्वेंसी लो बैंड में भी यूज होगी, मिड बैंड में भी यूज होगी और हाई बैंड में यूज होगी। तो अलग अलग यूसेज सिनारियो में इनका यूज होने वाला है। तो वो सिनारियो क्या है कि अगर आप देखें कि लोअर बैंड को देखें जो कि 1 गीगाहर्ट्ज से नीचे हैं, जैसे कि 450 मेगाहर्ट्ज या 700 मेगाहर्ट्ज, वो कवरेज के लिए यूज की जाएंगी। यानी कि अगर बहुत लार्जर कवरेज देना है अगर कहीं पे, तो वो फ्रिक्वेंसी ये कम वाली यूज होगी। इवन जो IoT है, जो सेंसर्स नेटवर्क होगा, वो भी लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड पे होगा, क्योंकि जानते हैं आप, हम सब जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी कम होती है तो उसकी कवरेज ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी जैसे ही बढ़ेगी उसका अटेन्यूएशन बढ़ता है, उसकी कवरेज कम हो जाती है। तो लार्जर कवरेज चाहिए। तो अब एग्रीकल्चर फील्ड में अगर सेंसर लगे हैं, दूर दूर तक लगे हैं, तो आपको इस तरह का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। शहरों में आपको मिड बैंड यूज करके, जैसे 3.5 गीगाहर्ट्ज या जो भी फ्रिक्वेंसी बैंड अवेलेबल होती है उसको यूज करेंगे, तो उससे हमें कवरेज और कैपेसिटी दोनों मिलेगी। और तीसरा है मिलीमीटर वेव, जो हमने अभी देखा। वो क्या होगा, जहाँ जहाँ बहुत ही हाई कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम लोग उसको लगाएंगे बहुत ही, और उसको स्मॉल सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सेल होंगे, 10 मीटर कवरेज वाले, 20 मीटर कवरेज वाले, और बहुत ही हाई स्पीड आपको मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे कि जो मिड फ्रिक्वेंसी बैंड है, वहाँ एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड जैसी सर्विसेज यूज होंगी और अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी सर्विसेज होंगी। और जहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड चाहिए होगा उसको स्मॉल सेल हम लोग यूज करेंगे, जो कि हम आगे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। और जैसे कि पहले अशोक मैं थोड़ा सा आप ये टेक्निकल स्किप कर सकते हैं अगर। हाँ, जरूर 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 जरूर। तो मैं सिर्फ नाम बताते हुए स्किप कर जाता हूँ। और पहले जैसे हमने देखा जो टेक्नोलॉजी GSM, CDMA, OFDM, तो 4G जैसा इसमें भी OFDM टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। तो उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इस समय। ये एक ज़रा समझिए कि जो 20 मेगाहर्ट्ज 4G में यूज़ होता था, ऑपरेटर यूज़ करते थे, यहाँ पे वो लोग 100 मेगाहर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं FR1 में, और 400 मेगाहर्ट्ज यूज़ कर सकते हैं FR2 में। तो चूंकि बैंडविड्थ 400 मेगाहर्ट्ज हो गई, तो इसी वजह से आप उतनी कैपेसिटी नेटवर्क में ला पा रहे हैं। तो 100 मेगाहर्ट्ज का भी बैंडविड्थ हो सकता है, 400 का। तो बिगर द बैंडविड्थ बिगर द कैपेसिटी। इसके अंदर में एक कैरियर एग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट है। 16 कैरियर एग्रीगेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 400 मेगाहर्ट्ज का एक बैंड है और आपने 16 कैरियर एग्रीगेट कर दिया, तो ये करीब 7.2 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आ जाएगी। और इन्हीं को यूज करके 20 Gbps तक की स्पीड हम पा सकते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर ऑपरेटर को बैंडविड्थ मिल जाए, चाहे ऑक्शन के द्वारा और अदरवाइज, तो इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर उनको कम स्पेक्ट्रम मिलेगा तो आपको स्पीड 5G की कम मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि थ्योरेटिकली हम 20 Gbps बोलते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटर को उतनी स्पेक्ट्रम है तभी वो दे पाएगा, अदरवाइज वो थोड़ी कम जो आपको मिलेगी वो कम मिलेगी। इसके अंदर में एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, 4G का मोबाइल फ़ोन है,
वो पूरा 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में काम करता है। तो आपकी जो बैटरी कंज्यूम होती रहती है, अगर आप ब्राउज भी कर रहे हैं नॉर्मल, तो आपकी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो 5G में क्या किया है कि आप पार्ट ऑफ बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी कंजम्पशन कम होगी। और ये IoT और सेंसर नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है। 5 साल 10 साल बैटरी लाइफ चाहिए, तो बहुत ही फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी पे काम कर सकता है। तो इस वजह से उनकी आई मीन जो इफ़िशियंसी है पावर की, एनर्जी की, वो बहुत ही इम्प्रूव कर जाएगी। तो ये चीज़ें थी बैंडविड्थ पार्ट की। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखिए कि जैसा कि अरोरा साहब ने भी कहा, माइमो और मैसिव माइमो की बात हुई। तो अब तक क्या होता था कि आपका जो नेटवर्क था 5G में चेंज क्या आया कि चूंकि ये मिलीमीटर वेव है, तो एक ही एंटेना पैनल में हजार हजार तक एंटेना एम्बेड हो सकते हैं, छोटे छोटे एंटेना हो जाता है। और आप देखेंगे ना, वेवलेंथ इसकी बहुत ही कम हो जाएगी, मिलीमीटर में हो गई। तो आप छोटे से एंटेना पैनल में हजारों एंटेना डाल सकते हैं। और चूंकि यहाँ इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं, वो देखेंगे कि अगर अगर उनका फेज और मॉड्यूलेशन को हम स्टीयर करें तो ऐसे बीम बना सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जिसको डेटा की ज़रूरत है उसकी तरफ हम बीम फेंक देंगे, और जब डेटा की नीड नहीं है तो ये बीम नहीं जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अननेसेसरी का कवरेज जैसे 4G में मिलता रहता है, चाहे डेटा यूसेज है कि नहीं है, 5G में ये बीम फॉर्म हो जाता है, और बीम को स्टीयर भी कर सकते हैं। कार अगर मूव कर रही है तो बीम भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसके पहले हम इसके पीछे DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये नई टेक्नोलॉजी आएगी, इससे बहुत एनर्जी एफिशिएंसी और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी वगैरह आती है। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है, फ्रेम स्ट्रक्चर, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जैसे VLEs हैं, उनको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये नेटवर्क जो फंक्शंस हैं वो वर्चुअलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब वो किसी भी हार्डवेयर कॉर्ड्स पे डिप्लॉय हो सकते हैं। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज चालू हो जाएंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5G में, नेटवर्क स्लाइसिंग का। कहने का मतलब 5G का जो नेटवर्क है उसको वर्चुअली अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के वॉइस कॉल के लिए अलग नेटवर्क स्लाइस हो सकता है, ऑटोनोमस कार के लिए अलग स्लाइस हो सकता है, स्मार्ट मीटरिंग के लिए अलग हो सकता है, और एक डिवाइस 8 नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकती है। तो इससे आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अलग अलग सर्विसेज के AR VR के लिए अलग स्लाइस हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि इनका यूज़र प्लेन और कंट्रोल प्लेन जब अलग हो गया, तो मोबाइल एज कंप्यूटिंग या मल्टी एज कंप्यूटिंग आपने सुना होगा। वो क्या होगा कि छोटे शहरों में जहाँ आप यूज़र प्लेन लगाएंगे, वहीं पे आपके ऐप चल सकते हैं AR VR के, गेमिंग के। और वो बहुत ही फ़ायदा करेगा छोटे छोटे कंपनियों को। छोटे छोटे कंपनी अपनी सर्विसेज बना सकती हैं और क्लाउड पे लोड कर देंगी एज में, और वहाँ के कस्टमर को वो सर्विस बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ये भी एक एनेबल करेगा 5G टेक्नोलॉजी। और जैसा मैंने कहा, स्मॉल सेल का कॉन्सेप्ट है 5G में। तो आप ये एक रियल डायग्राम है या रियल पिक्चर है 5G के एंटेना का। ये देखिए कितना छोटा एंटेना हो गया, और इसमें 100 से लेके 1000 तक एंटेना इसके अंदर में है, जो बीम फॉर्मिंग वगैरह करेगा। जो हर एक आप समझिए कि बिजली के तार पे, बिजली के खंभों पे लग सकता है, या किसी भी पोल पे लग सकता है। और चूंकि 10-20 मीटर कवरेज करना है, तो इस तरह के नेटवर्क लगने शुरू हो जाए। देखिए बिजली के खंभे के ऊपर कैसे 5G का 3 सेक्टर वाला एंटेना लगा हुआ है। और इसके अंदर में चूंकि बहुत ही मिलीमीटर वेव पे काम करेगा, बहुत हाई कैपेसिटी का डेटा देगा, तो उतने सारे बैकहोल आएंगे कहाँ से, और फाइबर सब जगह पहुँचेंगे कहाँ पे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं IAB, इंटीग्रेटेड एक्सेस एंड बैकहोल। तो इसमें करता क्या है कि फाइबर आप एक स्मॉल सेल तक पहुँचा दीजिए, उसके बाद ये खुद स्मॉल सेल एक बैकहोल की तरह भी काम करेगा अगले वाले स्मॉल सेल के लिए, और ये भी अगले वाले के लिए बैकहोल की तरह काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पे यूज़र भी हो सकते हैं इन तीनों के एरिया में, और साथ में ये बैकहोल का भी काम कर रहा है। तो इससे आपकी कवरेज, मिलीमीटर हम कहते हैं कि कवरेज कम देगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कवरेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, फाइबर हमारा यहाँ तक आया हुआ है और ये कवरेज मिलता, लेकिन IAB टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ भी कवरेज दे दिया, यहाँ भी कवरेज दे दिया। तो इस तरीके से 5G का कवरेज काफ़ी एरिया में बढ़ाया जा सकता है, जहाँ जिस एरिया में हम फाइबर पहुँचा भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ कंजेशन और व्हाटएवर, वहाँ पे ये पहुँच सकता है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो इस हमारे
इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि क्या क्या यूसेज हो सकता है, उस पर थोड़ा देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। तो इसके यूसेज को, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये भी ITU ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाला था। तो उन्होंने 3 टाइप के यूसेज सिनेरियो को डिस्कस किया था। पहला को EMBB बोलते हैं। EMBB का मतलब हुआ एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड। दूसरा को URLLC बोलते हैं, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। और थर्ड को बोलते हैं मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, MMTC। तो कहने का मतलब, जो जैसा कि अरोरा जी ने और चंडोक साहब ने बताया कि आप अपनी मूवी फटाफट डाउनलोड कर लेंगे, तो वो इसको नाम दिया ITU ने गीगाबाइट्स इन ए सेकेंड, या आप 3D वीडियो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जब ये ऑगमेंटेड रियलिटी AR/VR आएगा, तो वो एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड को भी यूज़ करेगा और लेटेंसी को भी यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये तीनों यूनिक सर्विस नहीं है, इनके कम्बिनेशन से सर्विसेज बन सकती हैं। अब जैसे मिशन क्रिटिकल सर्विस है, जिसमें कि ऑटोनोमस कार आ सकता है, या सर्जरी हो सकती है रिमोटली, तो इसमें कुछ तो डेटा चाहिए, तो EMBB भी लगेगा। रिलायबिलिटी और लेटेंसी चाहिए, तो इसके अंदर में URLLC वाले फीचर भी आएंगे। मैसिव मशीन टाइप में स्मार्ट सिटी वगैरह आएगा। तो इस तरीके से इनके कम्बिनेशन से बहुत सारी सर्विसेज बन सकती है, जो हम देखते हैं। जैसे अब EMBB से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, तो जैसा हमने कहा कि ये वीडियो टेलीप्रेजेंस वाली जो 3D और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन हो सकती है, या वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विसेज आप दे सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर कोई टेलीविज़न लाइव प्रसारित करता है, तो बहुत बड़ा वो लेके जाता है एक एंटेना, एक गाड़ी पे लेकर के। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक छोटे से डिवाइस से भी वो स्ट्रीम कर पाएगा, क्योंकि पूरी कैपेसिटी 5G नेटवर्क से ही उसको मिल जाएगी। अगर कोई स्टेडियम है जहाँ क्रिकेट या फुटबॉल मैच चल रहा है और सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, इमेज शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी EMBB का यूज़ होगा, या वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे सर्विसेज में EMBB का प्राइमरली यूज़ होगा। अब तो इसमें क्या क्या आ गया कि इसमें थ्रूपुट एक्सट्रीम चाहिए, लेटेंसी 1 मिलीसेकंड वाली चाहिए, एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, कैपेसिटी ज़्यादा और कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट है। तो AR/VR जैसे अब अभी आप देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के कई स्टूडेंट हैं, तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है कि हर तरह के लैब ना हो। तो जब AR/VR का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, तो किसी भी एक इंस्टीट्यूट का लैब को वर्चुअली दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट यूज़ कर पाएंगे AR/VR के जरिए, और अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और ये इंटरटेनमेंट में भी बहुत आएगा। जैसे आप AR/VR वाले ये चश्मा पहन के आपको लगेगा कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, या गीत गा रहे हैं। इस तरह के सर्विसेज फ्यूचर में आ सकती हैं। और MMTC जो मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन है, जैसा मैंने कहा कि स्मार्ट सिटीज़ में जितने भी ऑब्जेक्ट मशीन्स होंगे वो कनेक्ट होंगे, या स्मार्ट होम में हर एक डिवाइस आपका घर के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें 5G का सेंसर लगा होगा, या वियरेबल जो हम पहनते हैं, तरह तरह के घड़ी आने लगी है, उसमें 5G का सेंसर पहले से बिल्ट होगा आपके फिटनेस के लिए। और एग्रीकल्चरल फील्ड में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होगा ये वाली सर्विस। तो इसके अंदर में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि मैसिव नंबर ऑफ एम्बेडेड डिवाइस होंगे, जो कि 5G में कहा कि 10 लाख एक स्क्वायर किलोमीटर में कनेक्शन को सपोर्ट कर सकता है। और एनर्जी इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी लाइफ हमें 10 साल, 20 साल, 15 साल की चाहिए। एक डिवाइस में मैन्युफैक्चरर ने अगर एम्बेड कर दिया, तो उस डिवाइस के लाइफ तक वो बैटरी चलना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज जाना चाहिए रूरल रिमोट एरिया में, जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड पे नेटवर्क बनाएंगे तो चलेगा, जो कि 5G तीनों बैंड, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड सपोर्ट करता है। तो लो बैंड उसके लिए यहाँ पे काम आएगा। और थर्ड जो सिनारियो हमने देखा था URLLC का, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन का, उसमें ऑटोनोमस कार के बारे में सुबह बात हुई थी, जिसमें कि कार एक दूसरे से आपस में बात करेंगे, V2X बोलते हैं, वर्चुअल टू एवरीथिंग। दूसरे कार से बात करेंगे, वहाँ के रेड लाइट से बात करेंगे, वहाँ के अलग पोल से बात करेंगे, अलग ऑब्जेक्ट से बात करेंगे। तो बहुत जगह सेंसर्स लगे रहेंगे, और उन सब चीज़ों को यूज़ करके ऑटोनोमस कार ड्राइव होगी, सेल्फ ड्राइव होगी कार। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो है ह्यूमन से भी ज़्यादा एक्यूरेट चलने लगेंगी। जो एक ड्राइवर एक्सीडेंट करता है वो भी एक्सीडेंट नहीं होंगी। उसी तरीके से रोबोटिक्स, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ
रोबोटिक्स यूज़ हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। उसके अंदर में 5G के सेंसर्स और नेटवर्क काम में आएंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो इंडस्ट्री 4.0 है उसके अंदर में 5G या इन पर्टिकुलर प्राइवेट 5G बहुत ही काम आएगा, जिसमें हर डिवाइस और हर एक सेंसर से कनेक्ट होगा। और एविएशन ऑफ कोर्स इसमें काम आने वाला है। कनेक्टेड कार के बारे में हमने बात कर दिया। पब्लिक गुड के लिए भी बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में, एक्सीडेंट के टाइम में सर्विसेज जल्दी डिप्लॉय हो सकती हैं। नेचुरल डिजास्टर हमें सेंसर्स पहले बता सकते हैं। ड्रोन के जरिए हम इमरजेंसी सिचुएशन में फास्ट रिस्पांस जो 5G ड्रोन होंगे उसके जरिए हम कर सकते हैं। और जो रिमोट एक्सपर्टीज़ है मेडिकल की, वो रूरल रिमोट या एक्सीडेंट वाले एरिया में पहुंचा सकते हैं घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस से ही। और इस तरीके से बहुत सारे सर्विसेज आएंगे जो पब्लिक गुड में काम आ सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी में काम आ सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री 4.0 में यूज़ होगा, तो बेसिकली इसके अंदर में लॉजिस्टिक्स जो भी रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेट हो सकती हैं। इंडस्ट्री में 5G बेस्ड पूरा सिस्टम लग सकता है और उनको एक बहुत बड़ा ऑटोमेशन मिल सकता है। और एग्रीकल्चर में तो बहुत ही फ़ायदे हैं 5G के, कि अगर आपको लाइव स्टॉक जो हैं गाय भैंस को आप ट्रैक कर सकते हैं अगर उनमें सेंसर फिट करा दें। इरिगेशन का मैनेजमेंट लाइव हो सकता है, मशीनरी की ट्रैकिंग हो सकती है, व्हीकल मॉनिटरिंग हो सकता है, एक्सेस कंट्रोल में काम आ सकता है, इक्विपमेंट मॉनिटरिंग हो सकती है, सॉयल और क्रॉप की मॉनिटरिंग हो सकती है। और एग्रीकल्चरल ड्रोन आजकल बहुत अब इन इंडिया में भी यूज़ हो रहा है। वो कनेक्टेड मोड में काम नहीं कर रहा छिड़काव के लिए। जब 5G आएगा तो डेटा भी कलेक्ट करेगा कैमरे से, कहाँ पे पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कहाँ पे खाद की ज़रूरत है और कौन से पौधे राइप हो गए हैं, तोड़ने की ज़रूरत है, वो पूरा बता देगा सिस्टम को और किसान वो कर पाएगा। सो 5G के आई थिंक माई PPT स्टिल गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, yeah. So is my PPT now visible again? Yes, yes. Okay. उसी तरीके से एक्सपीरियंस के फील्ड में, व्हेन आई से एक्सपीरियंस आई टॉक्ड अबाउट AR/VR। तो AR/VR में चाहे वो एजुकेशन हो, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप AR/VR के जरिए कर सकते हैं, या आपको मान लीजिए आपको ताजमहल देखना है और घर बैठे या कहीं एक फील्ड में आपको एक ग्लास लगा दिया जाए और आपको लगेगा कि आप ताजमहल में घूम रहे हैं, या किसी सेलिब्रिटी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस में बहुत इंडिया में शायद बहुत काम आएगा। और जैसे आज हम 3D 4D मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर में 360D होगा अगर आप कहीं पे वर्चुअल टूर कर सकते हैं ऑल। बहुत सारे सर्विसेज जो 5G जो कि लेटेंसी और उसकी जो स्पीड है उसके वजह से रियल टाइम में ये संभव हो जाएंगी। सो लगभग हम ख़त्म करने वाले हैं। तो अब 5G का डिप्लॉयमेंट इंडिया में तो हमने देखा कि ट्रायल नेटवर्क्स लगने लगे हैं। एयरटेल और वोडाफोन और बाकी लोगों ने ट्रायल लगा लिया है और मुझे लगता है कि कमर्शियल नेटवर्क भी इस साल के अंत तक या अगले साल शुरू हो जाएगा। तो अब डिप्लॉयमेंट जो इसका होगा वो इंडिया में ऐसा नहीं है कि सीधा 4G को रिप्लेस करके 5G लगा दिया जाएगा। वो इसलिए कि अगर हम सीधा 5G नेटवर्क लगा दें तो मेरे जो पुराने फ़ोन हैं 4G के, 2G के, 3G के, वो बंद हो जाएंगे। तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते एक बार में, जब तक ये इवॉल्व करना पड़ेगा। तो शुरू में क्या होगा कि हम 5G का नेटवर्क हॉटस्पॉट की तरह लगाएंगे, जहाँ पे डेटा की नीड ज़्यादा है, बड़े शहरों में या जहाँ कोई एप्लीकेशन आनी है वहाँ का 5G का नेटवर्क लगाएंगे। और इसको स्टैंड एलोन हो सकता ना लगाए, इसको NSA बोलते हैं, नॉन स्टैंड एलोन, यानी कि 4G के ही नेटवर्क में 5G का बेस स्टेशन लग जाएगा और एक स्पीड हमें ज़्यादा मिल सकती है। और स्लोली जब 5G के डिवाइसेस मार्केट में आ जाएंगे और 4G के जब धीरे धीरे कम होंगे तो उसी हिसाब से नेटवर्क को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड करीब 78,000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो गई और 170 ऑपरेटर्स कर रहे हैं। और इंडिया वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे तो ये डिप्लॉयमेंट्स के फिगर्स लिखे हुए हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में, US में जैसे वेरिजोन ने
क्या किया है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड यूएस में कवरेज दे दी है 5G की। उन्होंने मिलीमीटर वेव करके हॉटस्पॉट बनाया है जो कि स्टेडियम और बड़े शहरों को कवर किया है, और जो उनका 4G का स्पेक्ट्रम था उसी को यूज़ करके, एक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का, उसी को यूज़ करके पूरे नेशन वाइड कवरेज दिया है। तो उसको बोलते हैं नेशन वाइड 5G, और ये हॉटस्पॉट को अल्ट्रा ब्रॉडबैंड सर्विसेज के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। तो वेरिजोन के वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैप अपना डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि उनकी 5G की कवरेज। उसी तरह AT&T और दूसरे ऑपरेटर यूएस में लॉन्च कर चुके हैं, कई कंट्रीज में, इवन कई छोटे छोटे कंट्री में लॉन्च हो चुका है। अपने कंट्री में हो सकता है अगले साल तक 5G का कमर्शियल नेटवर्क आ जाए, ट्रायल तो अभी चलने लगे हैं। और हमारे ऑपरेटर्स आज भी 4G का स्पेक्ट्रम यूज़ करके, डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, NSA वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करके 5G आज भी लेके आ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बड़े ऑपरेटर जो एयरटेल, वोडाफोन और जियो है, ये और BSNL है, ये 4G और 5G का नेटवर्क जल्दी ही लेके आ जाएंगे, इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और जब स्पेक्ट्रम अवेलेबल होगा मिलीमीटर वेव में, तो वो भी साथ में पैरेलल लगा के और सर्विसेज को देना शुरू करेंगे। डिवाइसेस तो बहुत सारी आ गई 5G के, आज अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन 5G के डिवाइसेस लॉन्च हो रहा है, तो वो इंडिया में भी आ रहा है, क्योंकि आगे चल के 5G के ही चिपसेट बनेंगे जो कि डिवाइस अगर देखें तो वो 4G 3G 2G सब सपोर्ट करता है, वो किसी भी नेटवर्क में लैच हो जाएगा अगर वो 5G का है तो। लेकिन अगर 5G नेटवर्क मिले तो वो 5G के फीचर को भी इंजॉय कर सकता है। सो इसके साथ मेरा सेशन समाप्ति पर है। और आप में से, चूँकि आप बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से हैं और आपको अगर 5G के बारे में ज़्यादा सुनने पढ़ने की इच्छा हो, तो ये QR कोड या लिंक जो है, QR कोड अभी भी आप अपने मोबाइल से अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप एक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जहाँ सारे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, करीब 60 घंटे का 5G के ऊपर, प्योर 5G के ऊपर सेशन है, आप पढ़ सकते हैं। या ये लिंक मैं शेयर करूँगा PPT, मनीष जी को वो शेयर कर सकते हैं आपको। सो थैंक यू वेरी मच, and thank you Manish ji and entire TRI team. If there is any question I can answer, let me stop sharing. किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड करके वो पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ अशोक का, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक सेशन दिया 5G के ऊपर, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि नॉन टेक्निकल है उसको भी समझ में आ जाए, इस तरीके से उन्होंने काफी चीजें बताई। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये अमित प्रकाश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे इस सेशन को आगे बढ़ाएं, PSPs और CAGs मेंबर्स को यहाँ। थैंक यू सर। मैं सब CAGs मेंबर्स को एक एक करके बुलाना चाहूंगा। उपभोक्ता संरक्षण समिति सांगरिया हनुमानगढ़ से श्री संजय आर्य जी अपना रेज हैंड करें प्लीज। संजय आर्य जी। फिर कट से चतुर्वेदी जी, नवजीवन सोसाइटी से श्री जितेंद्र शर्मा जी। मनीष जी अगर आप इजाजत दें तो मैं छोड़ सकता हूँ मीटिंग को। बिल्कुल सर, आपने अपना समय, कीमती समय दिया, हमें इतना लाभान्वित किया अपने प्रेजेंटेशन से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष, थैंक यू। आर्य साहब आप स्टेज पे हैं, आप अपनी बात रखें। नमस्कार।